बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 2 में से जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है सेक्शन 27 से ऑनवर्ड सेक्शन 30 तक। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 27 है। इसमें यह बताया गया है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाइड एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज़ रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज़ सो दैट एक्सटेंड वाइड। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी दूसरे को क्या करे, रिस्ट्रेन करे, कोई भी लॉफुल ट्रेड करने से या फिर बिज़नेस करने से, प्रोफेशन कोई भी इख्तियार करने से, ठीक है, या कोई व्यापार करने से, किसी भी किस्म का तिजारत करने से, इस तरह का कोई भी अगर कोई एग्रीमेंट होगा किसी दूसरे को रोकने के लिए जो वो लॉफुल हो, तो फिर क्या होगा कि वो एग्रीमेंट वॉइड होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर तो एक्सेप्शन ये है कि पढ़ लेते हैं पहले। One who sells a goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within a specified local limits so long as the buyer or any person driving the title to the goodwill from him carries on a like business therein, provided that such limit appears to the court reasonable, regard being had to the nature of the business। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो अपनी क्या करता है, गुडविल सेल कर देता है, तो फिर वो एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस दो पर्सन है हमारे पास, एक है मिस्टर ए और दूसरा है हमारे पास मिस्टर बी। अब क्या होता है कि मिस्टर बी के पास जो है वो क्या है, एक शॉप है। अब शॉप जो है वो क्या करता है, ये मिस्टर ए को सेल कर देता है और ये भी एग्रीमेंट करता है कि वो अगले जो है आने वाले 3 सालों तक इसी लोकेलिटी में, फॉर इंस्टेंस ये जो है ये शॉप जो है वो पोट्री एरिया में है, ठीक है, इस अगले 3 साल तक वो इस एरिया में जो है, इस लोकेलिटी में जो है वो क्या नहीं करेगा, इस जैसी कोई भी दूसरी शॉप नहीं खोलेगा। ये क्या, इसने अपनी गुडविल सेल कर दी, ये वैलिड है। लेकिन अगर वो ये बोले ना कि वो पूरी ज़िंदगी में जो है ना वो पाकिस्तान में, बल्कि पूरी ज़िंदगी में जो है ये कारोबार ही नहीं करेगा, तो ये वाइड होगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रोविज़ो है जो कि ये बताता है कि जो टाइम है वो, जो टाइम लिमिट है ना वो अपेयर होगी कोर्ट के पास अगर उसको रीज़नेबल लगेगा। रीज़नेबल वो कैसे देखेगी, वो रिगार्ड बिंग नेचर ऑफ द बिज़नेस की नेचर को देख के उसको रीज़नेबिलिटी देखेगी, उसकी कोर्ट डिटरमाइन करेगी। ये सिर्फ हमने इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं किया जाएगा जो दूसरे को क्या करे, रिस्ट्रेन करे, कोई भी लॉफुल बिजनेस करने से, ठीक है, प्रोफेशन करने से, ट्रेड या फिर कोई व्यापार, ठीक है, कुछ भी इस तरह का अगर लॉफुल कोई भी काम करना चाह रहा है बंदा, तो वो उसको कोई भी पर्सन जो है इस तरह का एग्रीमेंट नहीं करेगा कि दूसरे पर्सन को रोका जाए इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन, तब रोका जा सकता है अगर वो पर्सन जो है अपनी गुडविल सेल कर देता है, तो उस कंडीशन में ये फिर एग्रीमेंट वैलिड होगा। अब हमारे पास अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 28, जो कि हमें ये बताता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा जिससे दूसरे को किस चीज़ से रोका जाए कि वो अपने राइट को थ्रू कोर्ट जो है अवेल करे। तो लीगल प्रोसीडिंग करने से किसी भी पर्सन को जो है वो नहीं रोका जा सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो क्या है, वॉइड है, ठीक है। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज़ रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस इन्फोर्स हिज राइट इज़ वॉइड टू दैट एक्सटेंट। अब इसमें ये बताया गया कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे दूसरी पार्टी को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग की तरफ ना जाए, इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वाइड है। या फिर उससे जो है उस एक पार्टी को जो है इतना पता है कि भाई ये लिमिटेशन पीरियड है, वो चाहता है कि ये गुजर जाए, तो मतलब वो राइट वेल ही नहीं कर सकता होगा। तो इस तरह का भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा जिससे दूसरे को क्या किया जाए, रोका जाए। फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं किया जाएगा कि एक आप राइट जो है अवेल कर सकते हैं, मतलब 3 साल तक आप कोई भी राइट अवेल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी, तो फिर आप उसको ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि भाई 3 साल तक तू जो है कोर्ट में नहीं जाएगा, इसके बाद भला चल जाए, और टाइम लैप्स हो जाएगा। क्या पर्पस है कि उसकी इंटेंट ये हो कि भाई टाइम गुजर जाएगा तो ये कोर्ट में फिर अपना राइट अवेल ही नहीं कर सकेगा। तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो है ना वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वॉइड है।
अब इसमें भी दो एक्सेप्शंस हैं। इसमें एक्सेप्शन ये है कि दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर illegal a contract by which two or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subject shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of that dispute so referred। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये बात तय थी कि अगर फ्यूचर में हमारे दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम उसको थ्रू आर्बिट्रेशन जो है रिजॉल्व करवाएंगे। तो इस सूरत में आप लीगल प्रोसीडिंग की तरफ जाएंगे तो ये एग्रीमेंट जो है अगर जाते हैं तो वो आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे आप बाउंड हो जाएंगे। ये एग्रीमेंट यहाँ पे अगर आप इस तरह का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड है। समझ आ रही? फॉर इंस्टेंस क्या है कि दो पार्टीज़ हैं, मिस्टर ए है, दूसरा हमारे पास है मिस्टर बी। अब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये तय पाता है कि फ्यूचर टाइम में इन द फ्यूचर हमारे दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम थर्ड पर्सन मिस्टर सी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और अपना मामला रिजॉल्व करवाएंगे। ठीक है। अब इस कंडीशन में इन दोनों में से कोई भी कोर्ट की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने ये एग्रीमेंट जो है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी एक्सेप्शन है कि ये वैलिड है। ठीक है। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस अगर इनमें से कोई एक भी जो है वो, अब ऐसा होता है ना कि अब आर्बिट्रेशन जो है उनको नहीं लगता कि भाई एक जो है उससे एग्रीव्ड हो जाता है, वो समझता है कि नहीं फ़ैसला सही नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में कोर्ट के पास जाया जा सकता है, लेकिन तब जब आर्बिट्रेटर फैसला कर देगा उसके बाद आप कोर्ट की तरफ रुजू कर सकते हैं। ये सेक्शन सिर्फ हमें इतनी सी ही बात समझाता है। अब हमारे पास जो अगला सेक्शन है वो है 29, जो कि है एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वाइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें जो है कोई भी मुआहदा ऐसा जो सर्टेनिटी आ जाए, ठीक है, वो सर्टेन ना हो, उसका मतलब भी वाजिया ना हो, एम्बिग्यूटी हो उसके अंदर। कि फॉर इंस्टेंस इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, जैसे दो पर्सन यहाँ पे लिए गए, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है। अब ये इन दोनों के दरमियान क्या होता है, ए एग्री हो जाता है कि वो सेल करेगा बी को, क्या करेगा, 100 टन्स ऑयल। ठीक है। इतना जो है वो ऑयल चल गया। देयर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो। ठीक है। अब उसने और कुछ नहीं बोला, बस उसने ए ने ये बोला कि मैं तुझे सेल करूँगा क्या 100 टन्स जो है ना ऑयल की, लेकिन उसने आके कुछ भी नहीं बोला कि वो किस किस्म का होगा, कौन सा ऑयल होगा। ऑयल कोई एक किस्म का तो नहीं होगा, मतलब अच्छा ऑयल होगा तो रफान ऑयल हो, जैसे अगर डालडा है, या फिर वो कुछ भी इस तरह का नहीं बताता, या सरसों को ये दे ले, एक वो कुछ इस तरह का नहीं शो करता, कि वो बस इतना बोलता है कि मैं जो है 100 टन ऑयल तुझे सेल करूँगा। ठीक है। द एग्रीमेंट इज़ वाइड। अब ये एग्रीमेंट क्या है, वाइड है, अनसर्टेनिटी आ गई, उसमें मालूम ही नहीं है कि कौन सी चीज़ वो जो है वो बेचना चाह रहा है, किस किस्म का ऑयल है, उसने कुछ भी नहीं बताया, बस ऑयल बेचूंगा। ये इनफ नहीं है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई। तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 वाइड होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट सेक्शन आ जाता है, एक सेकेंड, जो कि है सेक्शन 30। यस। अब इसमें ये बताया गया है कि जो है ना ऐसे एग्रीमेंट, वैगरिंग एग्रीमेंट की बात की गई है, वैगरिंग एग्रीमेंट। ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि ऐसा एग्रीमेंट होता है ये जिसमें इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बाकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कहते थे कि भाई उसमें एक से ज़्यादा पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें 2 ही पर्सन होंगे। पेन ले लो, इसमें 2 ही पर्सन होंगे। ठीक है। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वैगर आर वाइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग alleged to be on any वैगर और entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which वैगर is made। इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कितने पर्सन्स के दरमियान हो, 2 लोगों के दरमियान हो, उसमें वो किस चीज़ पर एग्री हो, वो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। ठीक है। इसमें वो किस चीज़ पर एग्री हो कि सर्टेन सम ऑफ मनी जो है ना वो देंगे एक दूसरे को, किस चीज़ पर, इस चीज़ पर कि फ्यूचर टाइम पे जो है ना कुछ भी होने या ना होने पर। ठीक है। जैसे अब इसमें ये है कि ये जो इवेंट होगा ना, जो फ्यूचर टाइम पे इन्होंने जो शर्त लगाई है कि ऐसा होगा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा और अगर नहीं हुआ तो तू मुझे इतने पैसे देगा, इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं, ये जो है वैगरिंग एग्रीमेंट है। इसमें यह है कि
ये जो इवेंट होगा ना, जो फ्यूचर टाइम पे जो उन्होंने लगाया होगा, वो कि दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं होगा, और इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि इनमें से कोई एक पार्टी जो है वो जीतेगी और दूसरा क्या करेगी, लॉस करेगी, हार जाएगी। या फिर ऐसा नहीं होगा कि भाई दोनों ही पार्टीज जो है वो जीत भी जाएं, दोनों लॉस नहीं, एक पार्टी इसमें विनर होगी और एक क्या होगी, एक हार जाएगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। ऐसा है कि जैसे दो पार्टीज़ हैं हमारे पास, एक है मिस्टर ए और दूसरा है हमारे पास मिस्टर बी। ठीक है, इसमें दो ही पर्सन होंगे, ये दो पर्सन है बस। ठीक है, अब दो पर्सन हैं, इन्होंने क्या किया कि ए ने बोला अगर आज बारिश होगी ना तो वो ये जो है ना इसको 1000 रुपया देगा। ये शर्त लगाई इसने कि अगर आज बारिश होती है ना तो बी मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, ये शर्त लगाई। और बोला कि अगर रेन नहीं होती तो बी जो है वो ए को क्या करेगा, 1000 रुपया देगा। अब ये ऐसा इवेंट है, ये दोनों की मतलब दोनों के इख्तियार में नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें कोई एक जीत भी सकता, हो गई तो ए जीत जाएगा, नहीं हुई तो बी जीत जाएगा। और लेन देन की बात है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इस तरह का कोई भी वेजिंग एग्रीमेंट होगा तो वो क्या है, वॉइड है अंडर सेक्शन 30। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी गिवन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हॉर्स रेस एग्रीमेंट। इसमें क्या है, ये वॉइड नहीं है कि अगर ऐसा होता है ना कि घोड़ों पे भी शर्त लगती है कि मेरा घोड़ा जीता तो इतने पैसे मिलेंगे, ये नहीं। इसमें यह है कि इसमें स्किल और प्रैक्टिस की बात होती है। घोड़ा अगर अच्छा दौड़ा, ठीक है, तो वो दौड़ता है अगर अच्छा, तो उसमें क्या होती है, उसको उसकी स्किल होती है, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये वॉइड नहीं है। बाकी अगर वेजिंग एग्रीमेंट है तो वो क्या है, वॉइड है। सिंपल इज़ दैट कि वेजिंग एग्रीमेंट है क्या, ये सिर्फ दो पर्सन के दरमियान होगा। पहली बात, कुछ भी जो है मनी देने की बात होगी, कुछ भी पैसा देने की बात होगी, सम ऑफ मनी। ठीक है, या कोई भी कीमती चीज़ किस चीज़ पर देनी होगी कि फ्यूचर टाइम में किसी चीज़ के होने या ना होने पर। ठीक है, और ये जो चीज़ होगी ना, इवेंट होगा ना, जो जिस चीज़ पर उन्होंने शर्त लगाई होगी, वो दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं होगी। इनमें से एक पार्टी जो होगी ना वो जीतेगी और दूसरी क्या करेगी, हारेगी। ये बात है बस। इस तरह का कोई भी अगर एग्रीमेंट होगा तो वो वेजिंग एग्रीमेंट है और वो अंडर सेक्शन 30 वॉइड है। इसमें एक्सेप्शन हमने सबसे पहले क्या पढ़ी, हॉर्स रेस एग्रीमेंट। एक मिनट, सबसे पहले एक्सेप्शन हमने, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। ये देखें, दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट to subscribe or contribute made or enter into for toward any plate price or sum of money of the value of amount 500 take toward or upward to be awarded to the winner or winners of any horse race। इसमें यह बताया गया है कि ये जो है ना, कोई भी आप चंदा देते हो या फिर कोई भी एक कंट्रीब्यूशन करते हो कोई भी प्राइस देने के लिए, ठीक है, तो इस तरह का या कोई भी सम ऑफ मनी रख लेते हो कि रेस जीतने के बाद जो दी जाती है, वो सब चीज़ें जो है ना वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें एक्सेप्शन है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉर्स जीतेगा तो हम 5000 रुपया देंगे जो जीतने वाला हॉर्स होगा ना उसके मालिक को। तो इस तरह की कोई भी कंट्रीब्यूशन है या कोई भी प्राइस रखा जाता है या फिर कोई भी चंदा दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो है अंडर सेक्शन 30 में इसकी एक्सेप्शन है, ये वॉइड नहीं है। यहाँ चिट फंड स्कीम होती है, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे लें कि जैसे आप कमेटी डालते हैं, उसमें अब क्या होता है कि आप बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो इकट्ठे पैसे देते हैं और किसी के एक का भी नाम निकलता है और उसको जो है वो वक्त से पहले जो है एक अमाउंट दे दिया जाता है और उससे वो फिर वो कोई भी फ़ायदा हासिल कर लेता है। तो वो चिट फंड स्कीम जो है वो इस सेक्शन के तहत जो है इसमें भी एक्सेप्शन है। और जैसे और किस में एक्सेप्शन है, कोई भी गेम ऑफ स्किल हो किसी किस्म का भी, ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें स्किल्स की बात होती है, वेजरिंग की बात नहीं होती है, ठीक है, उसमें आपकी लक पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। कोई भी चीज़ जो लक पर डिपेंड कर रही है वो वेजरिंग एग्रीमेंट है, लेकिन अगर वो स्किल्स पर डिपेंड कर रही है तो वो क्या है, वो वाइड नहीं होगा, वो वैलिड है। इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है, ये तमाम बस इतना ही, इसमें आगे देखो है कुछ बताया हुआ नहीं, ये तमाम जो है इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। ये इस तरह का अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो जो है वो वाइड होगा,
जिसमें आप दो पार्टीज़ हों, इवेंट हो, जो है वो कोई भी होने या ना होने की फ्यूचर टाइम में बात हो, और वो दोनों ही पार्टीज़ की जो है वो इख्तियार में ना हो चीज़, इस तरह का कोई भी अगर एग्रीमेंट होगा उसमें सम ऑफ मनी दोनों की तरफ से देने की रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा, ठीक है, दोनों तरफ से देने की बात होगी, उसमें कोई एक जीतेगा और कोई हारेगा। तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, और वो अंडर सेक्शन 30 वाइड है। इसमें सिर्फ चंद एक्सेप्शन है कि अगर स्किल्स की बात आ जाती है, एथलेटिक कंपटीशन की बात आ जाती है, चिट एंड फंड स्कीम की बात आ जाती है, तो उस सूरत में जो है ना वो वाइड नहीं है, अदरवाइज़ वो वैलिड है, वो एग्रीमेंट है। बाकी वेजरिंग एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 वाइड है।